Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. सोचिए हमारे शहरों की रोजमर्रा की जिंदगी। साफ सड़कें हैं, पानी आ रहा है, कूड़ा उठ रहा है। ये सब कैसे चलता है? बिल्कुल। ये सिर्फ नागरिक सुविधाओं का मामला नहीं है। ये सीधे तौर पर जमीनी लोकतंत्र से जुड़ा है, शासन के विकेंद्रीकरण से। सही बात है। तो आज हम इसी शहरी स्थानीय स्वशासन यानी नगर पालिकाओं की जो व्यवस्था है उसे एम लक्ष्मीकांत के नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, और खासकर यूपीएससी परीक्षा के लिहाज से कई बार लगता है कि ये विषय बस वो सतही जानकारी का है। हाँ। लेकिन सच ये है कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इसकी गहरी समझ बहुत जरूरी है। अच्छा, तो प्रीलिम्स में कैसे? प्रीलिम्स में देखिए सीधे 74वें संशोधन अधिनियम पर सवाल आते हैं। उसकी विशेषताएं क्या हैं, अलग अलग शहरी निकाय कौन से हैं, आरक्षण का क्या प्रावधान है, एसएफसी, एसईसी, डीपीसी, एमपीसी, इन सब तथ्यों पर। अच्छा, ये सब टर्म्स जरूरी हैं। जी हाँ। और मेंस के लिए तो फिर विश्लेषण चाहिए होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मेंस के लिए विश्लेषणात्मक समझ, जैसे शहरी शासन की चुनौतियां क्या हैं, क्यों कहते हैं कि शक्तियों का हस्तांतरण अधूरा है, समावेशी विकास में इनकी क्या भूमिका हो सकती है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसकी जड़ों से। मतलब इसका ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ? भारत में शहरी शासन का विचार कोई नया तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी शुरुआत तो ब्रिटिश काल में ही हो गई थी। आपको पता है 1688 में मद्रास में पहला नगर निगम बना, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। 1688 मद्रास, ये तो बहुत पहले की बात है। हाँ, ये एक अहम पड़ाव था। इसके बाद फिर 1726 में बॉम्बे और कलकत्ता में भी नगर निगम स्थापित हुए। और फिर वो लॉर्ड रिपन वाला प्रस्ताव भी था ना? हाँ बिल्कुल, लॉर्ड रिपन का 1882 का प्रस्ताव। इसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। हाँ। हाँ, सुना है। इसका उद्देश्य था कि स्थानीय निकायों को ज्यादा शक्तियां दी जाएं, थोड़ी वित्तीय स्वायत्ता भी मिले। लेकिन क्या वो सफल हुआ था पूरी तरह? देखिए, जमीनी स्तर पर असर तो बहुत सीमित ही रहा, लेकिन हाँ, इसने एक दिशा जरूर दिखाई। फिर आजादी के बाद ये जरूरत महसूस की गई कि इन निकायों को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। क्यों? मतलब क्या जरूरत थी संवैधानिक दर्जे की? ताकि ये सिर्फ राज्य सरकारों की मर्जी पर निर्भर ना रहें कि जब चाहा बना दिया, जब चाहा भंग कर दिया। संवैधानिक गारंटी हो। अच्छा। कई समितियों ने सिफारिशें भी की, जैसे पीके थुंगन समिति थी 1988 में, फिर गाडगिल समिति आई। उन्होंने भी जोर दिया कि इनको संवैधानिक मान्यता मिलनी चाहिए। हाँ, और कोशिशें भी तो हुई थी बीच में। जी हाँ, प्रयास हुए। राजीव गांधी सरकार 1989 में 65वां संविधान संशोधन विधेयक लाई थी, नगरपालिका बिल। लोकसभा से पास भी हो गया था, पर राज्यसभा में? पर वो राज्यसभा में अटक गया। फिर वीपी सिंह सरकार ने 1990 में कोशिश की, लेकिन वो सरकार ही गिर गई, तो वो भी अधूरा रह गया। तो ये जो असफल प्रयास थे, यहीं से वो मेंस वाला सवाल बनता है जो आपने शुरू में बताया था। हाँ बिल्कुल, वो सवाल अक्सर आता है कि 74वें संशोधन अधिनियम का उद्देश्य शहरी स्थानीय निकायों को स्वशासन की जीवंत इकाइयों के रूप में सशक्त बनाना था। वाइब्रेंट यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। हाँ, आलोचनात्मक मूल्यांकन करें कि यह उद्देश्य किस हद तक हासिल किया गया है, अधिनियम की मुख्य विशेषताओं और भारत में नगर पालिकाओं के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालें। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें पहले ये 74वां संशोधन समझना होगा। तो आखिरकार ये संवैधानिक दर्जा मिला कब और कैसे? आखिरकार पीवी नरसिम्हा राव सरकार के समय में 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ये संसद से पारित हुआ और 1 जून 1993 से लागू हो गया। 1 जून 1993, ये तारीख अहम है। बहुत अहम। ये एक ऐतिहासिक कदम था। इसने संविधान में एक नया भाग जोड़ा, भाग 9A, द म्युनिसिपैलिटीज, और साथ में 12वीं अनुसूची, 12th शेड्यूल भी। भाग 9A और 12वीं अनुसूची, ये तो प्रीलिम्स के लिए सीधे फैक्ट्स हो गए। बिल्कुल, ये क्रूशल फैक्ट्स हैं। और इस 12वीं अनुसूची में क्या है? इसमें नगर पालिकाओं के काम से जुड़े 18 विषय दिए गए हैं। फंक्शनल आइटम्स जैसे शहरी नियोजन है, सड़कें, पुल, पानी की सप्लाई, पब्लिक हेल्थ, सफाई, फायर ब्रिगेड, ये सब। अच्छा, मतलब वो काम जो नगर पालिकाओं को करने चाहिए या दिए जा सकते हैं। हाँ, जिन पर राज्य विधानमंडल उन्हें शक्तियां सौंप सकता है। तो इस अधिनियम ने क्या किया? शहरी स्थानीय सरकारों को पंचायतों की तरह ही संवैधानिक दर्जा दे दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस? इसका मतलब अब उनका होना ना होना या उनका चुनाव, ये सब सिर्फ राज्य के कानूनों पर निर्भर नहीं रहा, संविधान ने गारंटी दे दी। एग्जैक्टली।
लेकिन सिर्फ दर्जा देना ही काफी था। असल मकसद क्या था इसके पीछे? देखिए, मुख्य उद्देश्य था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। वो भी शहरों तक? मतलब ये कि शासन की शक्तियां सिर्फ केंद्र और राज्य सरकारों तक ही ना रहें, उन्हें स्थानीय स्तर पर लाया जाए, शहर के लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों तक। अच्छा, ग्रास रूट लेवल तक। हाँ, इससे क्या होता है, जमीनी स्तर पर शासन मजबूत होता है, स्थानीय जरूरतों के हिसाब से फैसले होते हैं और शहरी विकास में नागरिकों की भागीदारी भी बढ़ती है। ये तो हुई इसके संवैधानिक आधार की बात। अब जरा ये देखते हैं कि 74वें संशोधन ने इनकी संरचना मतलब स्ट्रक्चर कैसे तय किया। क्या सभी शहरों के लिए एक ही तरह की नगर पालिका है? नहीं, अधिनियम ने क्षेत्र के आधार पर 3 तरह की नगर पालिकाओं की व्यवस्था की है। 3 तरह की? हाँ। कौन कौन सी? पहला, नगर पंचायत। ये ऐसे इलाके के लिए है जो गांव से शहर बन रहा है, मतलब ट्रांजिशन में है। अच्छा, ट्रांजिशनल एरिया। दूसरा, नगर परिषद, म्युनिसिपल काउंसिल। ये छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए होता है, स्मॉलर अर्बन एरिया। ठीक है। और तीसरा, नगर निगम, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई वगैरह, लार्जर अर्बन एरिया। लेकिन ये कौन तय करेगा कि कौन सा एरिया छोटा है, कौन सा बड़ा है या कौन सा ट्रांजिशन में है? इनसे कितना रेवेन्यू आ रहा है, कितने लोग खेती के अलावा दूसरे कामों में लगे हैं, इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखकर। अच्छा, काफी सारे फैक्टर्स हैं। हाँ, और एक और बात, जिन नगर पालिका क्षेत्रों की आबादी 3 लाख या उससे ज्यादा है, वहाँ वार्ड समितियों, वार्ड कमिटीज के गठन का भी प्रावधान है। वार्ड समिति मतलब वार्ड लेवल पर? जी, ताकि शासन और नीचे वार्ड स्तर तक पहुंच सके। इनकी संरचना, शक्तियां, ये सब राज्य विधानमंडल तय करता है। और इन नगर पालिकाओं का गठन कैसे होता है? मतलब सदस्य कौन होते हैं, कैसे चुने जाते हैं? सभी नगर पालिकाओं के सदस्य उस क्षेत्र के जो वोटर्स हैं, उनके द्वारा सीधे चुनाव से चुने जाते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन। अच्छा, डायरेक्ट इलेक्शन से। हाँ, हर नगर पालिका क्षेत्र को चुनावी वार्डों में बांटा जाता है और राज्य विधानमंडल चाहे तो कानून बनाकर कुछ और लोगों को भी प्रतिनिधित्व दे सकता है। जैसे कोई ऐसा व्यक्ति जिसे नगर पालिका प्रशासन का खास ज्ञान या अनुभव हो, हाँ, पर उन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं होता, या फिर उस क्षेत्र के जो लोकसभा या विधानसभा के सदस्य हैं, उन्हें भी प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। और इनका जो अध्यक्ष होता है, चेयरपर्सन, उसका चुनाव कैसे होता है? अध्यक्ष के चुनाव का तरीका राज्य विधानमंडल तय करेगा। वो डायरेक्ट भी हो सकता है, मतलब जनता सीधे चुने, या इनडायरेक्ट भी, यानी चुने हुए सदस्य अपने में से किसी को चुने। और सदस्य बनने के लिए कोई न्यूनतम आयु सीमा? हाँ, न्यूनतम आयु 21 साल है। 21 साल, ये ध्यान रखने वाली बात है। लोकसभा विधानसभा के लिए 25 है। जी हाँ, और नगर पालिकाओं का कार्यकाल 5 साल का होता है। और अगर बीच में भंग हो जाए तो? अगर किसी नगर पालिका को समय से पहले भंग माने डिसॉल्व कर दिया जाता है, तो 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराना जरूरी है। तो ये जो पूरी संरचना है, ये स्थानीय जरूरतों और शहर के आकार के हिसाब से है, जिसमें चुने हुए लोगों के साथ साथ एक्सपर्ट्स और एमएलएज एमपीज का भी रोल हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन देखिए, लोकतंत्र सिर्फ ढांचे से तो नहीं बनता, उसमें समावेश, इंक्लूजन बहुत जरूरी है। तो सामाजिक न्याय कैसे सुनिश्चित किया गया इन निकायों में? हाँ, ये 74th संशोधन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, आरक्षण, रिजर्वेशंस। अधिनियम में सीटों और अध्यक्ष के पदों दोनों में आरक्षण का प्रावधान है। अच्छा, किस किस के लिए? एक तो अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए। हर नगर पालिका में उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित होंगी, ये अनिवार्य है। सीटों पर भी और अध्यक्ष के पद पर भी? सीटों पर अनिवार्य है। अध्यक्षों के पदों के लिए आरक्षण का तरीका राज्य विधानमंडल तय करेगा, एससी एसटी के लिए। ठीक है। और दूसरा, महिलाओं के लिए कुल सीटों में से कम 1/3 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। कम से कम 1/3, ये महत्वपूर्ण है। हाँ, और ये भी ध्यान रखना है कि जो सीटें एससी एसटी के लिए आरक्षित हैं, उनमें से भी कम 1/3 सीटें उन वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, मतलब रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन। अच्छा, सब कोटा जैसा? जी। और अध्यक्षों के पदों में भी कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान राज्य विधानमंडल करेगा। और पिछड़े वर्गों मतलब ओबीसीज के लिए क्या व्यवस्था है? देखिए, अधिनियम यहाँ राज्य विधानमंडल को शक्ति देता है, एम्पावर करता है, अनिवार्य नहीं करता कि वो चाहे तो सदस्यों या अध्यक्षों के पदों के लिए पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। ये राज्य की मर्जी पर है। अच्छा, मतलब एससी एसटी और महिलाओं का आरक्षण अनिवार्य है, पर ओबीसी का राज्य पर छोड़ा गया है। बिल्कुल।
तो ये प्रावधान तो वाकई शहरी शासन को ज्यादा समावेशी, ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। जो हाशिए पर समुदाय हैं, महिलाएं हैं, उनको फैसला लेने की प्रक्रिया में एक औपचारिक जगह मिली। हाँ, सैद्धांतिक रूप से तो ये बहुत ही प्रगतिशील कदम है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यहीं पर मेंस के लिहाज से वो आलोचनात्मक मूल्यांकन वाली बात आ जाती है। जमीनी हकीकत क्या है? क्या ये आरक्षण, खासकर महिला आरक्षण, उससे वाकई नेतृत्व की गुणवत्ता में वो बदलाव आया है जिसकी उम्मीद थी? हाँ, वो पार्षद पति या मेयर पति वाली बात सुनने में आती है। बिल्कुल। तो क्या ये सिर्फ नाम का आरक्षण रह गया है कई जगह? इसकी प्रभावशीलता पर ये सवाल उठते हैं। इन मुद्दों पर विचार करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी नुक्ता उठाया आपने। अच्छा, चलिए अब बात करते हैं शक्तियों की, कामों की और सबसे जरूरी पैसे की, मतलब पावर्स, फंक्शंस एंड फाइनेंसेस। आखिर इन निकायों को काम करने की शक्ति मिलती कहाँ से है? देखिए, अधिनियम ये कहता है कि राज्य विधानमंडल कानून बनाकर नगर पालिकाओं को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार, माने पावर्स एंड अथॉरिटी, सौंप सकता है जो उन्हें स्वशासन की संस्थाओं, इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में काम करने लायक बनाने के लिए जरूरी हों। ठीक है। और उनका मुख्य काम क्या है? आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं बनाना और उन्हें लागू करना। और कौन कौन से काम इनके जिम्मे आते हैं, जैसे आपने 12वीं अनुसूची में बताया था? हाँ, वो जो 18 विषय हैं 12वीं अनुसूची में, उन पर राज्य विधानमंडल इन्हें शक्तियां सौंप सकता है। मोटे तौर पर देखें तो इसमें अर्बन प्लानिंग है, लैंड यूज रेगुलेशन, सड़कें पुल जैसा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी की सप्लाई, साफ सफाई, हाँ, पब्लिक हेल्थ, सफाई, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, फायर सर्विसेज, अर्बन फॉरेस्ट्री, झुग्गी झोपड़ी सुधार, स्ट्रीट लाइटिंग, पार्किंग, ये सब चीजें। काम तो बहुत सारे हैं, जिम्मेदारियां काफी हैं, लेकिन इन सब कामों के लिए पैसा कहाँ से आता है? क्या इनके पास अपने वित्तीय स्रोत होते हैं? यहीं पर असल में वो सबसे बड़ी चुनौती सामने आती है, जिसे हम अक्सर 3Fs की समस्या कहते हैं। 3Fs? हाँ, फंड्स, फंक्शंस, फंक्शनरीज। तो फंड्स की बात करें, अधिनियम राज्य विधानमंडल को अधिकार देता है कि वो नगर पालिकाओं को कुछ टैक्स, ड्यूटीज, टोल, फीस लगाने, वसूलने और इस्तेमाल करने के लिए अधिकृत कर सकता है। अच्छा, मतलब ये खुद भी टैक्स लगा सकते हैं? हाँ, अगर राज्य सरकार अधिकृत करे तो राज्य सरकार जो टैक्स वसूलती हैं उसका कुछ हिस्सा भी इन्हें सौंपा जा सकता है, और राज्य की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, से ग्रांट इन एड, मतलब अनुदान भी मिल सकता है। लेकिन क्या ये काफी होता है? और क्या इन पैसों के लेन देन पे सलाह देने के लिए कोई व्यवस्था है, जैसे पंचायतों के लिए वित्त आयोग होता है? बिल्कुल है। 73वें संशोधन की तरह ही 74वां संशोधन भी राज्यपाल द्वारा हर 5 साल में एक राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन, SFC, के गठन का प्रावधान करता है। राज्य वित्त आयोग, SFC, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत जरूरी है। अत्यंत महत्वपूर्ण। आर्टिकल 243I पंचायतों के लिए SFC की बात करता है, और आर्टिकल 243Y नगर पालिकाओं के लिए। दोनों याद रखने हैं। ठीक है, आर्टिकल 243I और 243Y। तो ये SFC करता क्या है? SFC नगर पालिकाओं के वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है और फिर राज्यपाल को सिफारिशें देता है। किस तरह की सिफारिशें? जैसे राज्य और नगर पालिकाओं के बीच टैक्स का बंटवारा कैसे हो, कौन से टैक्स या ड्यूटीज नगर पालिकाओं को सौंप दिए जाएं, ग्रांट इन एड के सिद्धांत क्या हों और उनकी वित्तीय स्थिति कैसे सुधरे, इसके उपाय क्या हों। राज्यपाल फिर इन सिफारिशों को और उन पर सरकार ने क्या एक्शन लिया, इसकी रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल के सामने रखते हैं। लेकिन यहीं पर वो 3FS वाली बात फिर से आ जाती है, खासकर फंड्स की। आपने कहा सिफारिशें देता है, क्या ये सिफारिशें राज्य सरकारों पर बाध्यकारी होती हैं, बाइंडिंग होती हैं? यही तो असल समस्या है। SFC की सिफारिशें सलाहकारी होती हैं, बाध्यकारी नहीं। अच्छा, मतलब सरकार माने या ना माने? हाँ, नतीजा ये होता है कि कई राज्य सरकारें इन सिफारिशों को पूरी तरह लागू ही नहीं करती। नगर पालिकाएं आज भी पैसे के लिए काफी हद तक राज्य सरकारों पर ही निर्भर हैं। तो फंड्स की कमी हो गई। फंड्स की कमी। फिर फंक्शंस की बात करें तो 12वीं अनुसूची के जो 18 काम हैं वो भी अभी तक पूरी तरह से सही मायने में नगर पालिकाओं को ट्रांसफर नहीं हुए हैं। कई जरूरी शक्तियां अभी भी राज्य सरकार या उनकी एजेंसियों के पास ही हैं। तो फंक्शंस भी पूरे नहीं मिले। हाँ, और फिर फंक्शनरीज, मतलब कर्मचारी। नगर पालिकाओं के पास अक्सर अपने काम को ठीक से करने के लिए न तो पर्याप्त ट्रेंड स्टाफ होता है, न तकनीकी क्षमता। प्लानिंग और मैनेजमेंट स्किल्स की कमी रहती है।
राज्य सरकारें अक्सर डेपुटेशन पर अधिकारी भेज देती हैं, जिनकी जवाबदेही भी राज्य के प्रति ज्यादा होती है। तो ये 3 Fs की कमी उनकी स्वायत्ता, उनकी फंक्शनल ऑटोनॉमी को बुरी तरह प्रभावित करती है। बिल्कुल, और ये मुद्दा सीधे सीधे राजकोषीय संघवाद, फिस्कल फेडरलिज्म से भी जुड़ता है। मतलब संवैधानिक प्रावधान अपनी जगह है, लेकिन उनका जमीनी कार्यान्वयन वो एक बड़ी चुनौती है। अच्छा, इनके खातों के ऑडिट, मतलब ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, जी, इसका क्या प्रावधान है? राज्य विधानमंडल कानून बनाकर नगरपालिकाओं द्वारा खातों के रखरखाव और उनके ऑडिट के संबंध में प्रावधान कर सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं योजना समितियों, प्लानिंग कमिटीज और चुनावों, इलेक्शंस की ओर। देखिए, शहर अकेले तो विकसित नहीं हो सकते, बिल्कुल, उनका आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से भी जुड़ाव होता है। जी, तो ये एकीकृत योजना, इंटीग्रेटेड प्लानिंग क्यों जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए ये जरूरी है कि पूरे जिले के लिए एक कोऑर्डिनेटेड प्लान बने, जिसमें गांव और शहर दोनों की जरूरतें शामिल हों। इसी उद्देश्य से 74वां संशोधन 2 महत्वपूर्ण समितियों का प्रावधान करता है। 2 समितियों कौन सी? पहली है जिला योजना समिति, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, Yes. डीपीसी। आर्टिकल 243ZD के तहत हर राज्य में जिला स्तर पर डीपीसी का गठन अनिवार्य है। डीपीसी का काम, इसका काम है जिले की जो पंचायतें हैं और जो नगर पालिकाएं हैं, उन्होंने जो प्लान बनाए उनको कंसोलिडेट करना, मतलब एक साथ मिलाना और पूरे जिले के लिए एक विकास योजना का ड्राफ्ट तैयार करना, ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान। पूरे जिले के लिए एक प्लान। ठीक है। और दूसरी समिति? दूसरी है महानगर योजना समिति, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी, एमपीसी, आर्टिकल 243ZE के तहत। ये उन महानगरीय क्षेत्रों, मेट्रोपॉलिटन एरियाज के लिए है जिनकी आबादी 10 लाख या उससे ज्यादा है। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों के लिए एमपीसी। जी, इसका काम उस मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए विकास योजना का ड्राफ्ट तैयार करना है। अच्छा, तो इन समितियों की संरचना कैसी होती है? सदस्य कौन होते हैं? ये काम कैसे करती हैं? देखिए, इनकी संरचना, सदस्यों के चुनाव का तरीका, इनके काम, ये सब राज्य विधानमंडल तय करता है। लेकिन एक्ट ये जरूर कहता है कि डीपीसी में कम से कम 4/5 सदस्य, 45, काफी ज्यादा। हाँ, और एमपीसी में कम से कम 2/3 सदस्य, वो संबंधित पंचायतों और नगर पालिकाओं के जो चुने हुए सदस्य हैं, उनके द्वारा अपने में से ही चुने जाएंगे। मतलब स्थानीय निकायों के चुने हुए लोगों का बहुमत रहेगा इनमें। बिल्कुल। ये समितियां फिर स्थानीय जरूरतें देखती हैं, कॉमन इंटरेस्ट क्या हैं, संसाधनों का क्या हिसाब है, इन सब बातों को ध्यान में रखकर विकास योजना का ड्राफ्ट तैयार करती हैं और उसे राज्य सरकार को भेजती हैं। ये तो प्लानिंग की बात हुई। अब इन स्थानीय निकायों के चुनाव निष्पक्ष हों, ये कौन सुनिश्चित करता है? इसके लिए भी जैसे 73वें संशोधन में पंचायतों के लिए था, वैसे ही 74वां संशोधन एक स्वतंत्र राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन, SEC का प्रावधान करता है। SEC, ये भी प्रीलिम्स के लिए जरूरी फैक्ट है। बहुत जरूरी। आर्टिकल 243K पंचायतों के लिए SEC की बात करता है और आर्टिकल 243ZA नगर पालिकाओं के लिए। K और ZA, ठीक है। ये जो SEC है, ये नगर पालिकाओं के सभी चुनावों के लिए वोटर लिस्ट तैयार करने और चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण, मतलब सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल के लिए जिम्मेदार है। और इसका प्रमुख कौन होता है? राज्य का राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयुक्त स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति करता है। तो मतलब डीपीसी और एमपीसी जहां एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट का फ्रेमवर्क देते हैं, वहीं एक स्वतंत्र SEC निष्पक्ष चुनाव करा के लोकतंत्र की नींव को मजबूत करता है। इसकी शक्तियां कुछ भारत के चुनाव आयोग ECI जैसी ही हैं, बस इनका दायरा राज्य के स्थानीय निकायों तक है। एकदम सही कहा आपने। अच्छा, क्या भारत में सिर्फ यही 3 तरह की नगर पालिकाएं ही हैं जो शहरी प्रशासन देखती हैं? नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम, या कुछ और भी हैं? नहीं, भारत में शहरी शासन काफी विविध है। मतलब 74वें संशोधन के तहत बनी इन 3 मुख्य नगर पालिकाओं के अलावा भी कई और तरह के शहरी निकाय हैं जो खास मकसदों के लिए बनाए गए हैं। जैसे क्या कमेटी? ये ऐसे कस्बे के लिए होती है जो तेजी से विकसित हो रहा है पर अभी नगर पालिका बनने की शर्तें पूरी नहीं करता। ये पूरी तरह नॉमिनेटेड बॉडी होती है। मनोनीत, मतलब चुने हुए सदस्य नहीं। फिर एक नगर क्षेत्र समिति होती है, टाउन एरिया कमेटी, छोटे कस्बों के लिए सेमी म्युनिसिपल अथॉरिटी जैसी। ठीक है। फिर आता है छावनी बोर्ड, कैंटोनमेंट बोर्ड। हाँ, ये सुना है, कैंटोनमेंट एरियाज। जी,
ये छावनी क्षेत्रों में जो सिविलियन आबादी रहती है उनके प्रशासन के लिए होता है। और खास बात यह है कि ये केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है। अच्छा, राज्य सरकार के नहीं, केंद्र सरकार के। हाँ, और ये कैंटोनमेंट्स एक्ट 2006 के तहत बनता है, राज्य विधानमंडल के कानून से नहीं। ये अंतर महत्वपूर्ण है। और कौन से निकाय हैं? एक टाउनशिप होती है, जो बड़े पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होते हैं ना, वो अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों को नागरिक सुविधाएं देने के लिए बनाते हैं। इसमें भी चुने हुए सदस्य नहीं होते। ओके। फिर पोर्ट ट्रस्ट हैं, जो बंदरगाह वाले इलाके हैं, पोर्ट एरियाज, उनका मैनेजमेंट और वहां नागरिक सुविधाएं देने के लिए ये संसद के एक्ट से बनते हैं। संसद के एक्ट से? जी। और आखिर में विशेष प्रयोजन एजेंसी, स्पेशल पर्पस एजेंसी, SPA, ये किसी खास काम के लिए बनती हैं। जैसे हाउसिंग बोर्ड हो गया, या वाटर सप्लाई और सीवरेज बोर्ड, या पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये अक्सर ऑटोनॉमस होती हैं, मतलब स्वायत्त, और ये कई बार चुनी हुई नगरपालिकाओं के दायरे से बाहर भी काम करती हैं, जिससे कभी कभी कोऑर्डिनेशन की समस्या भी आती है। तो काफी तरह के निकाय हैं। अच्छा, एक और सवाल, क्या ये जो 74वां संशोधन अधिनियम है, ये भारत के सभी क्षेत्रों पर एक जैसा लागू होता है? नहीं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपवाद है, एक्सेप्शन है, जो याद रखना है। 74वां संशोधन अधिनियम सीधे तौर पर संविधान की 5वीं अनुसूची, 5th शेड्यूल के तहत जो अनुसूचित क्षेत्र आते हैं, हाँ, शेड्यूल्ड एरिया, और 6ठी अनुसूची, 6th शेड्यूल के तहत जो जनजातीय क्षेत्र आते हैं, ट्राइबल एरियाज, उन पर लागू नहीं होता है। सीधे लागू नहीं होता। जी। संसद चाहे तो कानून बनाकर कुछ संशोधनों और अपवादों के साथ इसके प्रावधानों को इन क्षेत्रों में लागू कर सकती है। जैसे पंचायतों के लिए पैसा एक्ट 1996 लाया गया था। हाँ, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट। बिल्कुल। लेकिन शहरी निकायों के लिए ऐसा कोई केंद्रीय कानून अभी नहीं है। अच्छा, तो ये जो अलग अलग तरह की निकाय हैं और कुछ क्षेत्रों को छूट मिली हुई है, ये शहरी शासन की जटिलता को दिखाता है और उन क्षेत्रों की खास सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक जरूरतें भी होंगी। बिल्कुल, ये दिखाता है कि वन साइज फिट्स ऑल वाला फॉर्मूला हर जगह काम नहीं करता। चलिए, अब हम अपनी इस चर्चा के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, चुनौतियां और आगे की राह, चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड, जो सीधे हमारे मेंस वाले सवाल से जुड़ता है। 74वें संशोधन के इरादे तो नेक थे, पर जमीनी हकीकत क्या है? शहरी स्थानीय निकाय आज किन प्रमुख चुनौतियों का सामना कर रहे हैं? चुनौतियां देखिए बहुत गंभीर हैं, और ये सीधे तौर पर 74वें संशोधन के जो उद्देश्य थे उनको कमजोर करती हैं। इनको हम, जैसा मैंने पहले कहा, संक्षेप में 3Fs की समस्या के रूप में देख सकते हैं। हाँ, फंड्स, फंक्शंस, फंक्शनरीज। सबसे पहले फंड्स, वित्त की कमी। जैसा हमने बात की, नगरपालिकाएं वित्तीय रूप से बहुत कमजोर हैं, ग्रांट्स के लिए राज्यों पर निर्भर हैं, टैक्स लगाने और वसूलने की उनकी शक्तियां बहुत सीमित हैं, और SFC की सिफारिशें भी बाध्यकारी नहीं हैं। तो पैसा ही नहीं है तो काम कैसे करेंगे? बिल्कुल। दूसरा, फंक्शंस, यानी कार्यों का अपर्याप्त हस्तांतरण। वो जो 12वीं अनुसूची के 18 काम हैं, वो आज तक पूरी तरह से और सही मायनों में नगरपालिकाओं को ट्रांसफर ही नहीं किए गए। कई जरूरी शक्तियां अभी भी राज्य सरकारों या उनकी एजेंसी के पास ही हैं। और तीसरा, फंक्शनरीज, यानी कर्मचारी और क्षमता की कमी। नगरपालिकाओं के पास अक्सर अपने काम को प्रभावी ढंग से करने के लिए न तो पर्याप्त प्रशिक्षित कर्मचारी होते हैं, न ही तकनीकी क्षमता। प्लानिंग की, मैनेजमेंट स्किल्स की कमी होती है। राज्य सरकारें डेप्यूटेशन पर अधिकारी भेजती हैं, जिनकी जवाबदेही भी राज्य के प्रति ज्यादा होती है, लोकल बॉडी के प्रति कम। तो ये 3Fs की कमी तो बहुत बड़ी बाधाएं हैं। इनके अलावा और क्या बड़ी चुनौतियां हैं? इनके अलावा देखिए, अत्यधिक राज्य नियंत्रण एक बहुत बड़ी समस्या है। राज्य सरकारें कानूनों के जरिए, अनुदानों के जरिए, अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के जरिए नगरपालिकाओं के कामकाज में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करती हैं। मतलब स्वायत्तता नहीं है? नहीं है। राजनीतिक हस्तक्षेप भी उनके स्वायत्तता को बाधित करता है। और एक और महत्वपूर्ण पहलू है नागरिक भागीदारी की कमी। वार्ड समितियों और क्षेत्र सभाओं जैसी व्यवस्थाएं तो हैं कागज पर, लेकिन आम नागरिकों की फैसले लेने की प्रक्रिया में वास्तविक भागीदारी अभी भी बहुत कम है। तो अगर हम अपने मेंस वाले सवाल पर वापस लौटें कि क्या 74वां संशोधन शहरी स्थानीय निकायों को स्वर शासन की जीवंत इकाइयां बनाने में सफल रहा है, तो इन चुनौतियों को देखते हुए क्या कहेंगे? आलोचनात्मक मूल्यांकन तो यही कहता है कि संवैधानिक दर्जा मिलने के बावजूद ये उद्देश्य अभी तक पूरी तरह से हासिल नहीं हो पाया है। नगरपालिकाएं आज भी कई मायनों में
राज्य सरकार की सिर्फ एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की तरह काम कर रही हैं। न कि वास्तविक स्वशासन की इकाइयों की तरह। बिल्कुल, शासन अभी भी काफी हद तक ऊपर से नीचे मतलब टॉप डाउन ही है। जब तक ये 3Fs का वास्तविक हस्तांतरण नहीं होता, जब तक राज्य सरकारें अपनी मानसिकता नहीं बदलती, तब तक ये जीवंत इकाइयां बनना मुश्किल है। तो रास्ता क्या है फिर? इन शहरी निकायों को सच में सशक्त कैसे बनाया जा सकता है? रास्ता तो देखिए मल्टी प्रोंग्ड है। कई चीजें एक साथ करनी होंगी। जैसे? पहला, वास्तविक हस्तांतरण, जेन्युइन डिवोल्यूशन। वो जो 3Fs हैं, फंड्स, फंक्शंस, फंक्शनरीज, उनका ईमानदारी से और पूरी तरह से ट्रांसफर हो। SFC की सिफारिशों को ज्यादा वजन देना होगा। शायद उन्हें कुछ हद तक बाध्यकारी बनाने पर भी विचार करना चाहिए। दूसरा? क्षमता निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग। जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके लिए नियमित ट्रेनिंग हो, तकनीकी सहायता मिले, मैनेजमेंट स्किल्स का विकास हो। तीसरा? प्रौद्योगिकी का उपयोग, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। ई-गवर्नेंस को अपनाना होगा। इससे शासन में पारदर्शिता आएगी, दक्षता बढ़ेगी, जवाबदेही तय होगी। जैसे प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन है, शिकायतें हैं, सेवाओं की डिलीवरी है, इन सब में तकनीक का इस्तेमाल हो। नागरिक भागीदारी, सिटीजन पार्टिसिपेशन। हाँ, वार्ड समितियों, एरिया सभाओं को सक्रिय करना होगा। सोशल ऑडिट को बढ़ावा देना होगा। सूचना तक लोगों की पहुंच आसान बनानी होगी। और शायद सबसे जरूरी, हाँ, मानसिकता में बदलाव। राज्य सरकारों को, नगरपालिकाओं को अपने अधीन काम करने वाली एजेंसी की तरह नहीं, बल्कि शासन में भागीदार, पार्टनर्स इन गवर्नेंस के रूप में देखना होगा। बिल्कुल। मतलब सिर्फ संवैधानिक प्रावधान बना देना काफी नहीं है, उसके पीछे की जो भावना है उसे अपनाना होगा। एक सहभागी स्थानीय शासन की संस्कृति बनानी होगी। चलिए इस पूरी चर्चा को अब समेटते हैं। प्रीलिम्स के लिहाज से मुख्य बातें क्या याद रखनी है? प्रीलिम्स टेकअवेज जल्दी से देखें तो 74वां संशोधन अधिनियम 1992 लागू हुआ 1 जून 1993। संविधान का भाग 9A, 12वीं अनुसूची, जिसमें 18 विषय हैं। 3 तरह की नगर पालिकाएं, नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम। SC/ST आरक्षण, जनसंख्या के अनुपात में महिला आरक्षण कम से कम 1/3। सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 21 साल। कार्यकाल 5 साल। भंग होने पर 6 महीने में चुनाव। राज्य वित्त आयोग SFC, आर्टिकल 243Y। राज्य निर्वाचन आयोग SEC, आर्टिकल 243ZA। जिला योजना समिति DPC, आर्टिकल 243ZD। महानगर योजना समिति MPC, आर्टिकल 243ZE। छावनी बोर्ड रक्षा मंत्रालय के अधीन, और ये अधिनियम अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों पर सीधे लागू नहीं होता। बहुत बढ़िया। और मेंस के लिए मुख्य विश्लेषणात्मक बिंदु क्या रहे? मेंस टेकअवेज। पहला, 74th संशोधन का महत्व क्या है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, संवैधानिक दर्जा। दूसरा, इसकी त्रिस्तरीय संरचना और 12वीं अनुसूची के कार्य। तीसरा, शहरी शासन की प्रमुख चुनौतियां, खासकर 3Fs की कमी, फंड्स, फंक्शंस, फंक्शनरीज, कार्यात्मक स्वायत्तता का अभाव, क्षमता की कमी, राज्य का नियंत्रण और कम नागरिक भागीदारी। चौथा, इन चुनौतियों के कारण 74th संशोधन के उद्देश्यों का अधूरापन। और 5वां, सशक्तिकरण के उपाय, वास्तविक हस्तांतरण, क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी का उपयोग, नागरिक भागीदारी और मानसिकता में बदलाव। हमारी नगर पालिकाएं सिर्फ नाम की नहीं, बल्कि काम की स्व शासन संस्थाएं बने और हमारे शहरों को सचमुच बेहतर बनाए। क्या कभी हमने अपने वार्ड समिति की बैठक कब होती है ये जानने की कोशिश की है, या अपने पार्षद से उसके कामों के बारे में पूछा है? बिल्कुल। सक्रिय नागरिकता के बिना स्थानीय लोकतंत्र अधूरा है। अगली बार तक पढ़ते रहें और सोचते रहें। जय हिंद। जय हिंद। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.